तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का, जिसमें हम लोग 5 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं पहला एक्सरसाइज का। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो छठा टॉपिक, मतलब कि आपका जो लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, पहला एक्सरसाइज जिसका नाम था क्या, जीवों में जनन। ये जो जीवों में जो जनन था, यानी कि जनन कैसे होती है जीवों में, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत डीप तक लमसम पहुंच चुके हैं। और कुछ 1-2 पार्ट में क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम लोग लगभग क्या कर रहे थे, जो अलैंगिक जनन का जो प्रकार था, जैसे कि द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, आपका क्या बीजाणु जनन हो गया, पौधे में कायिक प्रवर्धन, ये सब जो हो रही थी, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा सिर्फ पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में थोड़ा सा बच गई थी, क्या कि ये इसका लाभ इससे हमें क्या हो सकता है और इससे हानि क्या हो सकता है, बस। और उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग कहाँ चलेंगे, लैंगिक जनन में चलेंगे। तो चलिए, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल। यदि नए हैं तो क्या करना है, चैनल को क्या कर लेना है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कर दे, लिंक को शेयर कर देना है। ठीक है, हम लोग अब पर डे रिकॉर्ड कर करके आपके सामने वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, अपना प्यार थोड़ा बरसाएं। अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके आसपास, जितने भी मतलब जो 12th में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बस कुछ नहीं है, बस यदि सही ढंग से पूरे लेक्चर को यदि आप समझते हो, सुनते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें जहाँ तक लगता है, आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आता है। पसंद आता है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम लोग वही कर रहा था क्या कि ये प्रकाश का जो प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन बात अभी पढ़ाया था, इसलिए आ रही है। चलो, क्या कर रहा था आपको कहा, कायिक प्रवर्धन। ये जो कायिक प्रवर्धन जो हो रही थी पौधों में, कायिक प्रवर्धन जो होती है वो कैसे होती है, या कैसे होती है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इससे हानियां क्या होती है और लाभ क्या होती है, जिसके बारे में चर्चा करना था। जैसे कि कहा क्या, सबसे पहले हमें लाभ पता करना, क्या लाभ होती है। तो सबसे पहला कहता है क्या कि खराब जाति से जाति से अच्छी जातियां का विकास होती है। सबसे पहले कि यदि हमें चाहिए, जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे क्या, जो साटा वाला आम जो कर रहे थे ना, लेयरिंग, ये सब जो कर रहे थे, ये लेयरिंग, कटिंग, ये सब जो विधियां थी, वो क्या कर रहे थे, उससे हम क्या करते थे कि एक मान ले जाए कि जो लेयरिंग वाले जो कहानी थे, उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक नए पौधे जो खराब वाले नस्ल वाला को उठाते थे और एक अच्छे नस्ल के उठाते थे, और उसमें क्या करते थे, दोनों को अच्छे नस्ल वाले खराब नस्ल वाले को लेकर और अच्छे नस्ल वाले लेकर, उससे दोनों को क्या करते हैं, मर्ज कर एक नए पौधे का निर्माण करवा लेते थे। तो वहां से क्या होती है कि हम क्या कहते हैं कि इससे खराब जातियां से हम क्या कर लेते हैं, अच्छी जातियां का विकास करवा लेते हैं। दूसरी कि यह सस्ती और आसान विधियां होती है। जितना भी विधि हम लोग पढ़े थे, सब की सब विधि बहुत आराम से, मतलब इतनी सस्ती थी कि वो आप घर पे आराम से बना सकते हो, आप खुद कर सकते हो। जैसे कि लेयरिंग का, कटिंग था आपका, ये सभी के सभी, जो गुट्टी लगाना भी एक होता है पढ़ने के लिए, पहले उस सिलेबस में था, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है, इसी के कारण से हम लोग नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो विधियां होती है बहुत ज्यादा सस्ती होती है। फिर कहता है इस विधि में कम समय में नए पौधे का निर्माण कर लेते थे। इससे क्या होती है, जो आपका कायिक प्रवर्धन जो होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लिया जाए कि हमें, जैसे कि कटिंग की बात करते हैं, एक नए पौधे को लेते थे, गुलाब का फूल लिए थे, और वहां से मान लिया जाए कि उसकी टहनी को लेकर काट कर इतना बड़ा पेन जैसा बना लिए, और पेन को ले जाकर मान लिया, पेन जैसा लेकर उसे कहीं जाकर मिट्टी में दबा देते हैं या गाड़ देते हैं, तो वहां से क्या होती है कि जड़ निकल आती है निचले भाग से, वो एक नए पौधे का निर्माण कर, उसके लिए बहुत समय, यानी महीना 2 महीने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 7 या 8 दिन में देखोगे कि एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा समयों की जरूरत नहीं पड़ती है। और चौथा लाभ जो होती है हमारा, वो क्या होती है कि अपनी इच्छा अनुसार पौधे को
प्राप्त कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। मान लिया जाए कि हमारे पास खराब एक बड़ा फल बनवाना है, जो छोटा फल फरता था उसके जड़ वाला भाग ले लिया, जो बड़ा फल फरता था उसको हम जो आपका जो सीड्स भाग ले लिए, मतलब कि जो खराब था, खराब से हम क्या कर लेंगे, अच्छी नस्ल को बना सकते हैं। इच्छा अनुसार जो चाहेंगे जैसे हम साटा करके बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा आप देखे होगी कोई गेंदा का जो फूल है वो वास्तव में वो पिंक कलर का था, मतलब कि उसका येलो कलर का, पीला कलर का था। हम मान लीजिए कि उसमें कोई एक नया दूसरा कलर उगा हुआ फूल देखे हो, एक ही पुष्प में देखोगे 2-4 रंग का कलर का पुष्प खिल रहा है। इसका मतलब क्या हो कि हम अपनी इच्छा अनुसार, वो अपनी इच्छा अनुसार बना लिया है, जैसे वो चाहेगा, जिस तरह से जितने पुष्प उसमें लगाना चाहेगा वो आराम से लगा लेगा। कहा है कि वो जान चुका है कि हम कैसे पौधे को लेयरिंग और कटिंग ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, चलो ये ग्राफ्टिंग की बात करते हो। अगला जो होती है, इससे पौधे की शुद्धता बनी रहती है। अच्छा, जो भी शुद्धता होती है, शुद्धता क्यों बनी रहती है? क्योंकि जो भी रहता है पौधा अपना, वो अपने ही जनक को, जो एक ही तरह के जो पौधे होते हैं, यानी कि गुलाब है तो गुलाब ही वाले को, तो गुलाब का एक ही नस्ल का पौधा होता है, मतलब शुद्धता जो बनी होती है वो खराब नहीं हो पाता। खराब मतलब कि किसी दूसरे जगह से तो लाए नहीं थे, इसीलिए वो क्या होती है, वो शुद्धता बनी होती है, इससे पौधे की शुद्धता बनी होती है। तो ये था जो हमारा क्या था, 5 लाभ था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खराब जाति से अच्छे जाति का विकास कर लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, ये सबसे सस्ती विधि होती है, मतलब कि सस्ते और आसान विधि होती है एकदम। फिर कहता है तीसरा में कि इस विधि में कम समय लगता है। चौथा से हम क्या कर ले, इच्छा अनुसार बना लेते हैं। फिर पांचवा में कहा क्या कि इससे हम इससे जो पौधा जो उत्पन्न होती है वो उससे क्या होती है, इससे शुद्धता बनी होती है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक पे देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, हानि। हानि क्या होती है, हानियां क्या होती है? तो कहता है कायिक प्रवर्धन से बनने वाले अंगों को बीजों की तरह लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कायिक प्रवर्धन से जो भी बीज बनते हैं, इससे जो बनते हैं, इसी कायिक प्रवर्धन से जो भी बीज बनते हैं ना, ये बीजों, उसे हम क्या करते हैं, लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, संरक्षित नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी जो भी था, ये ज़्यादा दिनों तक, साटा ये सब जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं जी सकता है। जो मेन पौधा था, यानी जो मतलब कह सकते हो कि जो बिना साटे वाले पौधे होते हैं, या जिसे हम लोग ग्राफ्टिंग या कटिंग ये सब नहीं कर पाते हैं, वो पौधा, और ये जो ग्राफ्टिंग, जो साटा, नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे साटा बोलते हैं। तो वो जो पौधा होती है उसे हम क्या करते हैं, बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक उससे जो बीज उत्पन्न होती है उससे भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। कहता है इससे पौधे की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, प्रजनन क्षमता मतलब कि जनन बहुत कम, इसके पास बहुत कम क्षमता होती है जनन करने के लिए। फिर कहता है क्या कि इससे उत्पन्न पौधे जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बस वही कह रहे थे कि क्या बहुत ज़्यादा दिनों तक इसे आप संरक्षित नहीं, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक जिया, उसके बाद में क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा, अपने आप खराब हो जाएगा। चलो, तो यहाँ तक था जो क्या था आपका लैंगिक, मतलब अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग होता है वो क्या स्टार्ट होता है, आपका अलैंगिक जनन स्टार्ट होता है, सॉरी लैंगिक जनन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होती है? तो लैंगिक जनन स्टार्ट होती है। लैंगिक जनन जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते थे। अच्छा, आपको पता होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय उसका परिभाषा क्या बताया गया था कि जनन की वैसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लिया करता था। लेकिन अलैंगिक जनन की जो बात करें तो अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग ले लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक। मतलब कि क्या हुआ कि इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग शरीरों में पाई जाती है। ये किस में होता है? लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही जनक से नए संतति का उत्पन्न हो जाता था, इसीलिए हम लोग उसे क्लोन के नाम से भी जाने थे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे कहता है क्या कि जनन की परिभाषा बताता है कि जनन की वैसी विधि जिसमें एक से अधिक विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, या इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर कहता है क्या कि इसमें नर युग्मक या गैमेट जिसे कहते हैं शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, जो आगे चलकर एक जीव का निर्माण करता है।
इसमें क्या होती है कि जो नर भाग जो होते हैं उनके पास नर युग्मक बनते हैं और मादा भाग जो होते हैं मादा के पास क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक की बात करें तो क्या हो जाता है, यदि मानव की बात करें तो उनमें शुक्राणुएं होती है और जो मादा भाग जो नर भाग में शुक्राणु हो जाती है, मादा भाग वाला जो युग्मक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु कहते हैं। और ये जो शुक्राणु और अंडाणु जो होती है ना, ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु और प्लस अंडाणु को जब हम मिला देते हैं, ये मिलती है तब किसकी निर्माण होती है, तब जाकर युग्मनज का निर्माण होती है। युग्मनज का निर्माण होती है। किसकी निर्माण होती है, युग्मनज का निर्माण होती है। युग्मनज का निर्माण होती है। और युग्मनज जो होता है वो क्या होता है, 2n वाले होते हैं, मतलब द्विगुणित होते हैं। ठीक है, तो आगे कहता है क्या कि यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, अच्छा देखिए यहाँ पे ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है और ये एक मेल है, इनके पास से क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा, अंडाणु। इनके शरीर में अंडाणु बनेंगे और इनके शरीर में क्या बन जाएगा, शुक्राणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शुक्राणु। और ये दोनों क्या करेगा, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देगी, युग्मनज। और वो युग्मनज वृद्धि और विकास कर किसका निर्माण कर लेती है, तो ये निर्माण कर लेता है किसका, एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। और भ्रूण आगे चलकर वृद्धि और विकास करके किसका निर्माण कर लेता है, तो एक नए शिशु का जन्म देता है। ठीक है, आगे देख लोगे। आगे कहता है क्या कि हाँ, इससे क्वेश्चन एक पूछेगा, यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल और धीमी प्रक्रिया। तुमसे पूछेगा कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के तुलना में जटिल और धीमी प्रक्रिया क्यों मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि उसमें केवल एक जनक भाग लिया करता था, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लिया करता था। जबकि लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, 2 जनक के भाग लेना पड़ता है। और उसमें भी दिक्कत हो सकता है कि मान लिया जाए कि इनके पास अंडाणु निषेचन की क्रिया, मतलब क्या मैथुन की क्रिया हुआ, अंडाणु परिपक्वन की क्रिया नहीं हुई। और ये जो अंडाणु निकलती है वो 14वें दिन, ये 14वें दिन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे चलकर। लेकिन ये भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लिया जाए कि ये अंडु उत्सर्ग क्रिया, अंडाणु जब निकलती है परिपक्व होकर तो उसे अंडु उत्सर्ग के नाम से जानते हैं। और ये अंडु उत्सर्ग जो होता है वो कौन से दिन होते हैं, 14वें दिन होती है मासिक चक्र का। तो मान लिया जाए कि ये अंडाणु निकलेगा 14वें दिन और जो आपका जो मैथुन क्रिया का जो हुई है ना, मैथुन क्रिया जो हुई है, मान लिया जाए कि मैथुन क्रिया 14वें दिन से पहले हुई तो निषेचन की क्रिया तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कंडीशन कुछ था उसमें, अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, कोई झमेला ही नहीं था, बस वो वृद्धि और विकास करता था, वो अलग हो जाता, टूट के अलग हो, जब चाहे द्वितीय विखंडन हो, चाहे बीजाणु जनन हो, चाहे विखंडन विभाजन वाले विधि हो, मुकुलन वाले विधि हो, कोई कायिक प्रवर्धन हो, क्या करता था, ये सब में क्या होता था, टूटकर अलग होकर एक नए संतान का निर्माण कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर यदि समय के अनुसार यदि पूरे एक साथ यदि नहीं परिपक्व होकर मिलता है तो समझो कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इसके कारण से क्या हो जाती है, लैंगिक जनन क्या होती है, जटिल होती है। किसके मुकाबले, अलैंगिक जनन के कारण से, अलैंगिक जनन के मुकाबले। ठीक है, चलो आगे देखोगे। कहता है इससे उत्पन्न संतति अपने जनकों से बिल्कुल क्या होती है, भिन्न होती है। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि लैंगिक जनन जो होता, अलैंगिक जनन जो होती है वो अपने जनकों से एकदम सेम टू सेम मतलब फोटोकॉपी होता था, इसीलिए हम लोग उसे क्लोन बोलते थे। अब वो फोटोकॉपी होता था एक जैसा, मतलब कि चाहे तो वो अनुवांशिकी के रूप से तुमसे पूछे, चाहे तो वो आकार की पूछे, दोनों के दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों एकदम सेम सेम होता था ना। चलिए आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, क्या कहता है, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं जो होती है वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में जाके पूरी होती है। लैंगिक जनन किसी भी जंतु में हो, पृथ्वी के कोई भी जंतु है, और यदि उसमें लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो समझो क्या कि उनमें 3 अवस्थाएं पूरी होती है, मतलब 3 अवस्थाओं में जाकर वो पूरी होती है वो लैंगिक जनन की क्रिया। जैसे कि हम एक शब्द बताया था, अभी समझा रहे थे तो बताया क्या
कि नर युग्मक से शुक्राणु निकला और मादा युग्मक से अंडाणु निकला, और दोनों निषेचन करके क्या कर लेगा, एक नए भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण वृद्धि और विकास करके किसका निर्माण कर रहा था, तो सर जी शिशु का जन्म दे रहा था। तो ये जो भाषा हम बोले ना, वो उस एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस जो होती है वो फेज बाई फेज होती है, और ये फेज बाई फेज जो होता है ना, वो कब कैसे होगा, इस सभी के सभी जो फेज होते हैं वो 3 वर्गों मतलब 3 तरह के फेज में बटी होती है। कौन कौन होती है उसके बारे में देखो। सबसे पहले जो होता है वो किशोरावस्था होता है। क्या होती है, किशोरावस्था होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होती है, जनन प्रावस्था होती है। क्या होती है, जनन प्रावस्था। और तीसरा जो होता है जिसका नाम क्या होती है, वृद्धावस्था, या उसी को क्या बोलते हैं, जीर्णता या जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 अवस्था होती है। अब ये जो किशोरावस्था क्या होता है, जनन अवस्था क्या होती है, या वृद्धावस्था क्या होती है, ये नाम से थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा होगा। जब ये किशोरावस्था जंतु में किशोरावस्था कहलाती है, और लेकिन जब पादप की बात करें तो पादप में क्या कहला जाती है, कायिक प्रावस्था कहला जाती है। क्या कहलाती है, कायिक प्रावस्था कहती है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो किशोरावस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला अवस्था। किशोरावस्था में क्या होता है सर जी, तो जन्म से लेकर जब तक वो परिपक्व मतलब उसके शरीर में चेंजिंग आने लगता है, मतलब एक प्यूबर्टी को जो होती है प्यूबर्टी, परिपक्वन होने लगता है, उसका जनन अंग परिपक्व होने लगते हैं, उसके शरीर पर मूछ दाढ़ी आना आरंभ हो जाती है। तो यहाँ तक की जो समय जो अवधि जो होती है, उस अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। देखा जाए वही चीज कहता जीवों में जन्म से लेकर जनन परिपक्वता मतलब क्या, जनन अंग की बात कर रहा। जनन अंग यदि क्रियाशील करना मतलब कि सक्रिय हो जाए, सक्रियता उसमें आ जाए, क्रिया करना प्रारंभ कर दे, सक्रिय हो जाए, या तो कह सकते हो क्या, वो शुक्राणु अंडाणु का निर्माण करना आरंभ कर दे। चाहे तो फीमेल की बात कर रहे हो, चाहे तो नर की बात कर रहे हो, दोनों में सक्रियता आती है। अब कहा क्या कि जन्म से लेकर जनन परिपक्वता तक की जो अवधि होती है, इस अवधि को हम क्या बोलते हैं सर जी, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोल देते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि पादप में यह अवस्था बीज से पुष्प बनने तक की होती है। मतलब यदि हम कहीं पे ले जाकर पादप, हम कहीं पे आम रोपे, तो आम का जो गुठली है, वो गुठली जो बीज जो उसका वो ले जाकर रोप दिए, वो वहां से जो पादप उगा, अब पादप उग कर जब तक वो पुनः पुष्प का धारण न कर ले, वहां तक की अवधि जो रहेगा, उस अवधि को हम क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था या कायिक प्रावस्था के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक प्रावस्था कहलाती है। पादप में रहेगा तो कायिक प्रावस्था, और वही चीज जन्म लिया, जन्म के बाद जनन परिपक्वता तक की जो अवधि होती है, उस अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ये अवस्था यदि हम देखा जाए तो ये अवस्था कब तक चलती है, तो ये 12 वर्षों तक होती है। कितना वर्षों तक, 12 वर्ष। 11 वर्ष लड़कियों की बात करें, गर्ल्स लोग की बात करें तो ये 11 वर्ष हो जाता है, और लड़कों में जो होता है वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितना होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, वाई। चलिए ठीक है, फिर कहता है आगे कि यह अवस्था सभी जीवों में भिन्न भिन्न अवधि में होती है। ये जो अवधि जो होती है, सभी जीव की बात करें, कुछ पादप ऐसे होते हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं कि कुछ में थोड़ा सा हार्मोन के कारण से चेंज भी हो सकता है, मतलब सभी जीवों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कहता है कि बांस जाति की पूरे जीवन में समानता, जो बांस एक जाति है, एक प्रकार का घास होता है। क्या होती है, घास होती है, जो 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प पैदा करता है। याद रखोगे, ऐसे समथिंग हमको लगता है कहीं पे पढ़े होगे 8th 9th में, कभी कभी जब जिक्के ये सब जब लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम में कोई पढ़े होगे आप लोग कि जो बांस जो होती है पूरे जीवन में केवल एक बार पुष्प खिलाता है। वो भी कितने वर्षों में, करीब करीब 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प खिलाता है। ठीक है, कितने वर्षों में, 50 से 100 वर्षों में। एक क्वेश्चन पूछा था, यही वाला क्वेश्चन पूछा था, एकदम फोटोकॉपी चिपका दिया था, इसीलिए इसे हम लोग VVI मानेंगे। 2024 की भी बात करते हैं कि बांस जो होती है, बांस वो कितने वर्षों में पुष्प का धारण करता है, तो कितने वर्षों में करती है, तो करीब करीब 50। ये वर्ष नहीं पूछा था, लेकिन उसमें तुम पूछा था क्वेश्चन कि बांस जो होती है हाँ, मैं अपने जीवन काल में कितनी बार पुष्प धारण करता है, तो कितनी बार पुष्प धारण करता है, तो केवल एक बार पुष्प धारण करता है। कितने बार, केवल एक बार पुष्प धारण करता है। ठीक है, ये बांस है। नीचे जो दिखाई पड़ रहा ना, बांस देखे हो गए ऐसे, जिससे एक प्रकार का झाड़ी होती है, घास होता है मान के चलो तो। ठीक है,
चलो आगे देखोगे, आगे कहता कि वैसे पौधे जो जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक कहा जाता है। वैसे पौधे या वैसे पुष्प जो क्या हो जीवन में एक बार, क्या जीवन में एक बार पुष्प धारण करे, जीवन में एक बार पुष्प धारण करे तब हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। जब एक बार पुष्प धारण होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे। कहता नीला कोरेंजिया, इसी तरह से एक पौधा है नीला कोरेंजिया। देखो ये जो है ना नीला कोरेंजिया है, ये देख रहे हो नीला कोरेंजिया है। कहता है कि जो ये या उसी को एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना के नाम से जानते हैं। कहता 12 वर्षों में एक बार पुष्प खिलाते हैं। इस पौधे से इतना सारा पुष्प बनते हैं, इतना सारा पुष्प बनते हैं कि सड़क किनारे कालीन सा बिछ जाती है। कैसा बिछ जाता है, कालीन सा बिछ जाता है। कालीन सा मतलब कि जैसे लगेगा कि वहां पे बिछाया गया है, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बिछाया है कि कोई, मतलब जैसे होता है ना कि फूलों बरस में फूलों, ऐसे कुछ गाना एक नहीं आता कि फूल बरसाओ मेरे साधन आने वाला ऐसा का वाला कहानी, वो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि तो पूरे के पूरे एकदम पुष्प खिला हुआ रहता है। मतलब पूरे के जब ये खिलता है ना तो एकदम पूरे के पूरे जहां पे ये रहते तो लगेगा कि पूरा के पूरा एकदम कालीन सा बिछ गया। घास जिस तरह से होती है ना गार्डन में में देखे होंगे कि पूरा हरा हरा एकदम दिखाई पड़ती है, उसी तरह से ये जहां पे नीला कोरिंजिया रहता है तो पूरा के पूरा एकदम नीला दिखाई पड़ेगा। इतना पुष्प ये धारण करती है। लेकिन कितने वर्षों में खिलता है, तो ये 12 वर्षों में खिलता है। कितने वर्षों में खिलता है, तो 12 वर्षों में एक बार पुष्प खिलाता है। ठीक है, चलिए आगे से चलते हैं। तुमसे पूछेगा कि जो नीला कोरिंजिया है वो कितने वर्षों में पुष्प खिलता है, तो कितना बताओगे, 12 वर्षों में। तुमसे पूछेगा कि बांस जो होती है अपने जीवन में कितने बार पुष्प धारण करता है, तो क्या कितने बताओगे, एक बार धारण करता है। और वो भी कितने वर्षों में, करीब करीब कितने वर्षों में, तो 50 से 100 वर्षों में। ठीक है, चलो ये नीला कोरिंजिया है, ये दोनों को दोनों दिखाई पड़ रहा होगा। यदि सोचो कि ये पुष्प खिलाएगा मतलब गिराएगा तो सोचो कि कितना नीचे एकदम पूरा का पूरा नीला ही नीला दिखाई पड़ेगा। नीला ये वाला है ना सर। चलो आगे देखा जाए। अगला नंबर कहता है क्या, दूसरा अवस्था है जिसका नाम है कौन सी अवस्था, जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। कहता है क्या, किशोरावस्था जैसे ही समाप्त हुआ, किशोरावस्था के बाद जीवों में शारीरिक क्रिया तथा आकार की बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को जनन अवस्था के नाम से जानते हैं। ये जो 12 वर्ष वाले जो अवस्था होते हैं ना, 12 वर्ष वाले अवस्था, उस समय क्या होती है, शरीरों में कुछ चेंजिंग, कुछ परिवर्तनें आती है। परिवर्तन आने का क्या कारण होती है गुरुजी, तो ये आने का कारण होती है आपके शरीर में हार्मोन। ये जो हार्मोन जो होते हैं ना, ये हार्मोन बनना प्रारंभ हो जाती है। और जब हार्मोन बनना प्रारंभ हो जाती है तो आप सुने होंगे, जानने होंगे, कुछ मात्रा में 10th में पढ़े होंगे, जब जनन पढ़ रहे होंगे तब उस टाइम में भी तुम्हें कुछ पता चला होगा कि जो हमारे शरीरों में कुछ न कुछ चेंजिंग, परिवर्तनें आती है प्यूबर्टी के समय। और ये प्यूबर्टी वाले जो प्यूबर्टी के बाद वाले जो प्रारंभ होती है, ये करीब करीब बात किया जाए तो ये अवस्था क्या करता है, इस अवस्था में क्या होती है, आपके शरीरों पर मान लिया जाए कि मूछ दाढ़ी जो आ रही है ना, वो प्यूबर्टी में ही आती है। मतलब कहा जाए तो क्या कि जनन अवस्था में मतलब जनन योग हो जाते हैं आप। यदि उस कंडीशन में इस टाइम में क्या हो, यदि मैथुन क्रिया हो तो क्या हो जाएगा, वो नए संतति का आप जन्म दे सकते हैं ना। चलिए आगे देखो जी। कहता है नर में मूछ दाढ़ी का आना, नर में मूछ दाढ़ी का आना, मादा में स्तन में उभार आना, उभार ऋतुस्राव आदि का आना, ये सभी किसका लक्षण है, तो आपका लक्षण है किसका, जनन अवस्था का। यानी कि आप जनन अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। आपके जो कंधे का जो आपका जो मजबूती आना, बहुत सारे फेस पर जो डिंपल ये सब जो आता है, पिंपल ये सब जो आता है ना, देखो ये देखो पिंपल हटाने के लिए लगा रही है यहाँ पे, देखो है ना, क्रीम पाउडर सब लगा रही है।
और इधर देखो ये मूछदार एकदम मूछ पर दाब एकदम ताप दे रहा है कि चलो हमारा एकदम मूछ आ गया। इधर देखो एकदम पूरे एकदम ताकत एकदम पूरे दिखा रहा है कि हमारा बॉडी सोडी एकदम पूरे बनना। कभी कभी ऐसा तुम देखे होगे कि एकाएक कभी छोटे किसी बच्चे को देखे होगे, किसी बच्चे को देखे होगे कि अभी मान लीजिए कि पिछला साल हम देख रहे थे तो बहुत छोटा दिखने में लग रहा था, पता चला कि 1-2 साल के बाद उसको हम एकाएक देखे ना, लगा कि इतना बड़ा हो गया। कुछ हमारे स्टूडेंट है जो ऑफलाइन में 1-2 साल में लगता है कि हमको से ही बड़ा हो जाता है, कभी कभी देखते हैं तो लगता है हमसे बड़ा वही हो गया। तो क्या ऐसा क्यों होती है? क्योंकि उसका जो अवस्था जो होती है ना, वो किस अवस्था में चला जाता है? जनन अवस्था में चले जाते हैं। जब जनन अवस्था में जैसे प्रवेश करते हैं तो उसकी शरीरों में क्या होती है, बहुत सारे चेंजिंग आने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला अवस्था, अगला पॉइंट पे चलते हैं। 2 अवस्था हो गया, तीसरा अवस्था पे चलते हैं। तीसरा अवस्था की जिसका नाम हो क्या, वृद्धावस्था या जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं, या जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हम लोग जाने किनके बारे में, किसमें होती है, तो ये केवल जनन पर अवस्था में, मतलब जनन लैंगिक जनन में हो रही थी। देखो कहा क्या कि जनन अवस्था समाप्त हो जाती है तो उस अवस्था को हम वृद्धा अवस्था कहा जाता है, जो या कहते हैं। जैसे ही जनन अवस्था खत्म हुआ, यानी कि मान लिया जाए कि 40 के बाद यदि हम जो एज जो मानते हैं ना, 40 के जो बाद जो एज माना जाता है, ये 40 प्लस वाले जो एज जो होते हैं, जो ये 40 वर्षों वाले जो एज जो होते हैं, आयु जो होते हैं, इनके आयु जो ये जो अवस्था कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, वृद्धा अवस्था में चले जाते हैं, यानी जीर्णावस्था में या जीर्णावस्था में हो जाते हैं। देखिए यहाँ एक दादाजी देख रहे हैं और ये अपने उनके जो क्या पोता पोती जो है और एक दादी जी बैठे हुए हैं। देखो तो ये जो है ना वो किन में चले जाए, मतलब कि इनको हम 40 प्लस हो गए ना, मतलब कि दादा दादी बोल सकते हैं आराम से। अब कहीं कहीं जाते हैं हम लोग सब, तब छोटा सा मतलब कि कोई कहीं मार्केट है सब में तो लगा कि किसी मतलब एजेड है, मतलब एजेड न भी है तभी बोल देते हैं दादी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। करीब करीब इतना मतलब क्या देखा जाए कि 40 से प्लस यदि हो गए तो उन्हें हम दादी या दादा के नाम से बोल सकते हैं आराम से। अब नहीं पहचान रहे तो पहचानिएगा तो फिर आपका रिलेशन के अनुसार से आप जो भी बोलना है जो बोलिएगा। ठीक है, तो ये 3 अवस्था था, किन में दिखाई पड़ा हमें, तो ये लैंगिक जनन में हमें दिखाई पड़ा। किसमें दिखाई पड़ा, जो अवस्था था, जो किसमें, लैंगिक जनन की अवस्थाएं 3 थी, एक किशोरावस्था, जनन अवस्था और एक का नाम था वृद्धावस्था। ये तीनों के तीनों जो अवस्था है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। और ये जीर्णावस्था, जो जीर्णावस्था जो अभी पीछे जो दिखाई पड़ा था, ये जीर्णावस्था 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, करीब करीब शायद हमको लगता है 2018 में देखोगे ना, 2018 में देखो और क्वेश्चन बैंक को उलट कर देखोगे तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीर्णावस्था क्या होती है, जीर्णार्थता क्या होती है। तो जीर्णार्थता क्या बताया गया कि यदि आपके शरीर में जनन की अवस्था समाप्त हो जाती है, जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वो अवस्था जो प्रवेश करते हैं उस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, तो क्या बोलते हैं सर जी, तो वृद्धावस्था या जीर्णार्थता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चला जाए आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या कि मध्य चक्र तथा ऋतु अस्त्राव चक्र, क्या बोलते हैं, मध्य चक्र या ऋतु अस्त्राव चक्र। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इसके अलावा बता रहे हैं, देखो शिक्षा एक ऐसी चीज है ना, बहुत मतलब भयंकर चीज है। आपको शिक्षा के चलते शिक्षा को लेना है तो आप चाहे तो उसको खाने वाले थाली तक बेच दीजिए। ठीक है, एक कहावत नहीं मान के चलिए कि जो भी है, लेकिन एक कहा जाता है क्या कि आपको शिक्षा लेना है तो आपको खाने का जो थाली है ना वो उसको भी बेच दे, लेकिन शिक्षा आपके लिए जरूरी है। इतना जरूरी है आज के डेट में शिक्षा, ना तो जिधर जाओगे ना उधर से 2 लात मारेगा। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, जिधर जाओगे उधर से 2 लात मार देगा, अनपढ़ है, चलो भगाओ यहाँ से, उठाओ, तुमको सामने, तुमको साथ बैठने के लिए कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो देखा जाए मध्य चक्र और ऋतु अस्त्राव चक्र। मध्य चक्र और ऋतु अस्त्राव चक्र ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं, साइकिल के नाम से जानते हैं, या मेचुरल साइकिल के नाम से जानते हैं। जो मध्य चक्र और ऋतु अस्त्राव चक्र जो होती है वो किसमें होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के बारे में आपको पता होगा, हम जानते हैं कि कुछ मात्रा में आप जानते होंगे कि प्राइमेट क्या होती है और नॉन प्राइमेट क्या होती है। प्राइमेट जितने भी जंतु होते हैं चला जी, सब में क्या होती है, तो ऋतु अस्त्राव चक्र पाई जाती है।
और जो बाकी सब जो जंतु हैं, अधिकांश जंतुओं में क्या पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है, जो संतान उत्पन्न करते हैं, मतलब स्तनधारी होते हैं। ठीक है, देखा जाए आगे कहता है क्या कि अपरास्तनी मतलब क्या, वे स्तनधारी जो क्या हो, वे स्तनधारी जो क्या हो, मतलब कि अपरा हो लेकिन उसके पास स्तन हो, जो अपने बच्चे को दुग्ध स्त्रावन कराता होगा। ठीक है, देखो कहता है क्या कि अपरा स्तनधारी मादा के शरीर में जनन प्रावस्था के दौरान अंडाशय की सक्रियता में कुछ चक्रीय परिवर्तन दिखाई पड़ती है। अब ये चक्रीय परिवर्तन कहाँ दिखाई पड़ रही है, तो अंडाशय में दिखाई पड़ रही है। अब अंडाशय में जो चक्रीय परिवर्तन दिखाई पड़ रही है ना, ये दोनों जीव, जो जितने भी जो जीव है ना, सभी जीवों में जो अपरा स्तनधारी हैं, मतलब जिनके पास अपरा भी हो और वो स्तनी वाले होते हैं जीव। ठीक है, देखो आगे कहता है नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले इसी चक्र को हम क्या बोलते हैं, मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। वैसे स्तनधारी या वैसे नन प्राइमेट जिनके पास क्या हो, आप देखे होंगे, आप कुछ सुने होंगे, कभी कभी गाय भैंस से सबके देखे होंगे, जो जनन अंग जो होते हैं ना, जनन अंगों से वाइट द्रव निकलते हुए देखे होंगे आप। वो जो वाइट द्रव जो है ना, वो क्या है आपका, ये जो मध्य चक्र जो है ना, उसका संकेत है ये। क्योंकि जब मध्य चक्र की जैसे ही दिमाग में आएगा बात, तो दिमाग में लाओगे क्या कि उसके शरीर, मध्य चक्र उसी जीव में होगा जिसके शरीर से अपने उसकी जो जनन अवस्था के दौरान उसके शरीर से, उसके जनन अंगों से क्या हो, व्हाइट द्रव यानी सफेद चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता होगा। यानी उस कंडीशन में जिस टाइम यदि वो उसके जनन अंगों से व्हाइट द्रव यानी सफेद जो द्रव जो बाहर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो गाय या भैंस जो है ना, वो जनन योग्य है, मतलब उस टाइम यदि शुक्राणु से मिल जाए तो क्या कर लेगा, वो अपने संतान उत्पन्न करने योग्य बन जाएगी, मतलब वो संतान गर्भ अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, देखा जाए वही चीज कहता है, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, चूहा हो गया आदि। कुछ कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी गाय की बात है, कुत्ता की बात करें, चीता की, ये सब के सब नर भाग की बात नहीं, मादा भाग, ये सब जानता है, सबके पास नॉलेज है। ठीक है, कि जो भी है सबके सब किसका उदाहरण है, मादा भाग का। मादा, ये टोटल का टोटल कौन है, मादा भाग है। ठीक है, आगे कहता है क्या कि प्राइमेट, तो नन प्राइमेट की बात की है गुरु जी। प्राइमेट की बात किया कहता है क्या कि प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु स्त्राव चक्र के नाम से जानते हैं। वही जो अंडाशय में परिवर्तन हो रही थी, वो तो अंडाशय में परिवर्तन नन प्राइमेट अप्राइमेट दोनों में हो रहा था, लेकिन जब प्राइमेट में होगा तब हम इस चक्र को क्या बोलते हैं, ऋतु स्त्राव चक्र के नाम से जानते हैं। और जब यही चक्र किस में होती है, नन प्राइमेट में, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। जो मध्य चक्र जो होता है चला जी, उसमें हम सफेद द्रव देखते हैं कि उसके जनन अंगों से शरीर से बाहर होती है। लेकिन यदि हम ऋतु स्त्राव चक्र की बात करें तो इस टाइम क्या होती है, जो प्राइमेट जो जीव होते हैं उनके शरीर से क्या होती है, व्हाइट की जगह पे रेड ब्लड, मतलब कि जो रेड द्रव के रूप में ये बाहर आती है, मतलब लाल, कुछ शरीर से रक्त के साथ साथ कुछ एंडोमेट्रियम जो होती है, ये सब क्या होती है, शरीर से बाहर होती है। मतलब कि कह सकते हो जो खराब जो अंडाणु होती है वो शरीर से रक्त के सहारे बाहर आता है, वो भी जनन अंगों के द्वारा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज और पता कर लो क्या, कि जो प्राइमेट जो जीव है ना चला जी, वो 3 ही है पृथ्वी पर। प्राइमेट जो है ना वो 3 है। कौन कौन है सर जी, एक जो है वो ये जो दिखाई पड़ रही है पगली है ना, मादा जो है, फीमेल मानव मादा जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है जो है। दूसरा बात, ये जो बंदर है, बंदर के नाम सुने होंगे आप। ये जो तीसरा जो दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा जो पूर्वज जो है, जिसका नाम है गोरिल्ला। क्या नाम होती है, गोरिल्ला। ये जो गोरिल्ला जो होता है ना, गोरिल्ला, और ये जो बंदर, और ये जो मानव मादा, ये तीनों के तीनों जो होती है वो क्या होता है आपका, प्राइमेट मादा में आते हैं, शामिल हो रहते हैं। अब बाकी जितने जो स्तनधारी जो हैं, बाकी सभी कहाँ पे चला जाता है, तो वो चले जाते हैं किन में, तो आपका नन प्राइमेट में चला जाता है। ठीक है, अब नन प्राइमेट में सफेद चक्र शरीर से बाहर आता है, जबकि जो प्राइमेट जो होते हैं उनके शरीर से क्या होती है, लाल रक्त के साथ शरीर से बाहर होती है। ठीक है, चलो देखो अब कहा क्या कि यह चक्र, कहाँ पे बैठ गई मच्छर रानी,
कहा क्या कि यह चक्र केवल मादा मनुष्य बंदर गोरिल्ला में पाया जाता है। गोरिल्ला को चिंपैंजी के नाम से भी जानते हैं, ये चीज को ध्यान में रखोगे, ठीक है। कहा क्या, मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला में, ये VVI टॉपिक है, चला जी याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कि जो प्राइमेट है, प्राइमेट कितने हैं, मतलब 3 है, वो प्राइमेट 3 में कौन कौन है, 3 में कौन कौन है, इसमें आपको पता होगा कौन कौन। तो एक बंदर मादा मनुष्य हो गया, और दूसरे बंदर हो गया, तीसरा गोरिल्ला हो गया। ये 3 प्रकार के प्राइमेट हमें दिखाई पड़ रहा है। फिर कहता है क्या, चौथा अगला पॉइंट देखिए, अधिकांश स्तनधारियों जो वन में पाए जाते हैं अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों को प्रदर्शन करता है, इसीलिए इसे मौसमी प्रजक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मौसमी प्रजक के नाम से जानते हैं। मौसमी प्रजक क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो भी ये जंतु हैं वो कहाँ पाई जाती है, वनों में, और ये एक मौसम के अनुसार होता है। क्या होती है, मौसम के अनुसार से ये अपने चक्र में परिवर्तन करते हैं, मौसम के अनुसार ये जनन करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे जीवों में अधिकांश जो नन प्राइमेट जो जीव है ना, वो अधिकांश जो वन ऐसे में रहते हैं और जो वन में न भी रहते हैं ना, उनमें भी देखो जैसे गाय भैंस सब, ये सब मौसम के अनुसार, एक सीजन के अनुसार क्या होती है, वो जनन प्रावस्था में रहता है, मतलब इसके शरीर से मध्य चक्र बाहर आता है। आगे देखोगे, कहता है गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सब सभी के सभी कौन सी प्रजक होते हैं, तो मौसमी प्रजक होते हैं। क्या होते हैं, मौसमी प्रजक। क्यों मौसमी प्रजक कहलाई, क्योंकि मौसमी प्रजक कहने का एक अर्थ होती है, क्योंकि ये जो होता है ना, वो एक मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार ही जनन करता है, इसीलिए हम इसे मौसमी प्रजक के नाम से जानते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्व जनन काल में प्रजनन के लिए सक्रियता होती है, इसलिए स्तनधारियों को सतत प्रजनन के नाम से कहा जाता है, जैसे चूहा हो गया, मानव हो गया, खरगोश हो गया, इत्यादि हो गए, ठीक है। चलो अगला टॉपिक पे, अगला टॉपिक नहीं, यही इसका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चला जी, एक सबसे पहले लाइक करिए, उसके बाद में एक कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये पार्ट हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया या समझ में आया, जो भी जैसा आपको वीडियो अनुभव होता है, जैसा आपको वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, जो भी कुछ लगता है, तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करके कुछ न कुछ हमें बताएं कि कुछ मोटिवेशन मिले हमें भी, ठीक है। चलिए आपके सामने कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपसे भी कुछ हमें चाहिए। क्या चाहिए, तो बस आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ग्रोथ लाइए और अपने दोस्तों के पास क्या करें, लिंक को शेयर करते रहें, ठीक है। कमेंट तो जरूर करें, कोई भी चीज करें, लेकिन कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जो, ठीक है। चलो, और एक जो है वो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल कर ले, जो हमारा पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर चैनल है। कहाँ पे चैनल है, तो टेलीग्राम पे, क्योंकि ये जो PDF जो पढ़ा है ना, इसका यदि आपको PDF चाहिए तो ये PDF कहाँ पे मिलेगा आपको, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सर जी ये टेलीग्राम चैनल कहाँ, कैसे ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम लिखा हुआ रहेगा, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करो, लेके चला जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम पे लेके चल जाएगा। वहाँ पे नीचे ज्वाइन के ऑप्शन देगा, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन कर लेना, आ जाओगे। एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया होगा, वहां से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।